बच्चेदानी की सफाई, सफाई मतलब क्या? घर की सफाई थोड़ा ना कर रहे हैं। बच्चेदानी की सफाई क्या होती है? सफाई क्यों बोलते हैं हिंदी में? इंग्लिश का वर्ड क्या है? इंग्लिश का वर्ड है डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज, यानी कि कोई चीज़ आप खोल रहे हैं, अंदर जा रहे हैं और उसको अंदर से साफ नहीं कर रहे हैं, उसको अंदर से क्यूरेट कर रहे हैं, यानी कि खुरच रहे हैं। एक्चुअली डीएनसी को ही हम बच्चेदानी की सफाई बोलते हैं। सफाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हिंदी का वर्ड है। शायद मोस्टली जो रूरल पॉपुलेशन है, जो गांव के लोग हैं, उनको बाबा आदम के ज़माने से ये बताया गया है कि बच्चेदानी के अंदर कचरा फंस गया है, उसको निकालना है, उसकी सफाई करनी है, इसलिए वर्ड यूज़ होता है। ये मैंने आज टॉपिक क्यों चुना? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं आके मेरे को, मैडम बच्चेदानी की सफाई कर दो ना तो बच्चेदानी अंदर से साफ़ हो जाएगी, तो बच्चा ठहर जाएगा। तो मुझे लगता है कोई झाड़ू तो ना लगानी है कि भाई घर में कचरा फंसा हुआ है, नए मेहमान आने वाले हैं, बच्चे को आना है, नया मेहमान आएगा तो कचरा देख के चला जाएगा, भाग जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो मैं आज ये टॉपिक इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जब हमने 20-22 साल पहले पढ़ाई शुरू करी थी या 25 साल पहले एमबीबीएस किया था, उस समय बच्चेदानी की सफाई यानी कि डीएनसी बड़ा कॉमनली यूज्ड वर्ड था। क्योंकि किसी को भी अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो उसके ब्लड टेस्ट करते थे, हार्मोन टेस्ट तब ज़्यादा होते नहीं थे, और सीधे पेशेंट को लेके जाते थे लेबर रूम में या ऑपरेशन थिएटर में, डीएनसी करते थे। अंदर से जो बच्चेदानी के अंदर के जो पीसेस होते हैं, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जो अंदर का जो निकालते हैं लाइनिंग, उसको जांच के लिए भेजते थे। फिर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से लिख कर आता था कि भाई इसको ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग उसकी चेंजेस आते थे। भाई एंडोमेट्रियम में क्या चेंजेस है, ये टेक्निकल वर्ड है। तो अभी क्या है कि अभी लेटली पिछले 15 सालों से, करीब 10 सालों से मोटा मोटा हार्मोन टेस्ट होने लगे, ब्लड टेस्ट होने लगे। तो बच्चेदानी की सफाई इन जनरल सबने बंद कर दी है, ज़रूरत ही नहीं है। अब पैथोलॉजिस्ट को ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि अंदर जो बच्चेदानी के अंदर की जो लाइनिंग है उसमें प्रोजेस्टेरोन का इफेक्ट आ रहा है कि नहीं, सिक्रीटरी फेज है कि नहीं, ये सब उनको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हार्मोन टेस्ट करते हैं। डे 21 पे प्रोजेस्टेरोन करते हैं, डे 2 पे FSH LH कर लेते हैं, और ओवुलेशन के लिए इतने सारे किट्स आ गए हैं, LH सर्ज के लिए इतने सारे किट्स आ गए हैं, आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, बेसल बॉडी टेम्परेचर, ये सब हमको पता चल गया। तो बच्चेदानी की सफाई एज सच उन लोगों में बंद कर दी गई है जिनको पीरियड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको सिर्फ बच्चा नहीं हो रहा, वो डॉक्टर के पास आए हैं, उसमें बच्चेदानी की सफाई की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली डीएनसी किस पेशेंट में करनी चाहिए। फर्स्ट कैटेगरी प्रेग्नेंट पेशेंट, सेकेंड कैटेगरी नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट। इनफर्टिलिटी के पेशेंट को हमने लाइन से हटा दिया, उसमें डीएनसी की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी में क्या क्या इंडिकेशन होते हैं डीएनसी करने के? पहला तो आपको बच्चा नहीं चाहिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी है। अनवांटेड प्रेगनेंसी में अपने पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप गोलियों से बच्चा गिरा लो, यानी कि आपका बच्चा 2 महीने तक का है, डॉक्टर मान गए और आपने सब सुन लिया, कंसेंट दे दी कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हो सकती है, इतना फेलियर रेट है, आपने गोली ले ली। आपको गोली नहीं चाहिए, आपको डीएनसी करानी है, क्योंकि आपको लगता है गोली की साइड इफेक्ट्स आप नहीं झेल सकते, या फिर आपको लगता है मैं बार बार नहीं आ सकती सोनोग्राफी कराने के लिए। डीएनसी का एक और फ़ायदा ये होता है, जब आप बच्चा गिरवाती हैं तो साथ में कॉपर टी भी लगाई जा सकती है, तो ये सारा काम साथ साथ हो जाता है। हॉस्पिटल में 2 घंटे रुकना पड़ता है, ठीक है। तो पहला इंडिकेशन हो गया अनवांटेड प्रेगनेंसी। बच्चा गिराने का जो डीएनसी का जो एक टाइम लिमिट है वो करीब करीब 11 से 12 हफ्ते तक रहता है। 12 हफ्ते के बाद जो डॉक्टर्स बच्चा गिराने के लिए तैयार हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने अपने हॉस्पिटल में परमिशन ले रखी है कि 3 महीने से ऊपर का बच्चा हम गिरा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने 5 महीने तक के बच्चे को गिराने की अनुमति दी है बिना किसी कारण के। अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए, 5 महीने यानी कि 20 हफ्ते तक के बच्चे को आप गिरा सकती हैं। लेकिन 20 हफ्ते का बच्चा इतना बड़ा गुड़िया जैसा होता है, उसके सिर हाथ पैर सब बन जाता है। तो डीएनसी सिर्फ 11 से 12 हफ्ते तक होती है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको बच्चा गिराना है तो उसके अलग तरीके हैं, ठीक है। तो डीएनसी का पहला इंडिकेशन अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी कि बच्चा नहीं चाहिए। सेकेंड, अगर बच्चा आधा अधूरा गिर चुका है, आपको ब्लीडिंग हो रही है, अंदर टुकड़े पड़े हैं। अब टुकड़े क्यों पड़े हैं? या तो आपने गोली खाई तो बच्चा आधा अधूरा निकला, तो आपको डीएनसी करानी पड़ेगी, या फिर आपको मिसकैरेज हो गया, बच्चा अंदर अपने आप ही खत्म हो गया और अंदर टुकड़े पड़े, तो अब डॉक्टर डीएनसी करेंगे। या फिर आपको घर पे अपने आप ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, आपको बच्चा चाहिए था लेकिन ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो ऐसे केसेस में अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो ब्लीडिंग बंद करने के लिए डॉक्टर आपकी डीएनसी करेंगे। ये तो हो गया दूसरा इंडिकेशन कि बच्चे के पीसेज अंदर रह गए। तीसरा इंडिकेशन जो कि प्रेगनेंसी के समय डीएनसी जरूरी होती है, वो है मोलर प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी पे मेरा वीडियो आ चुका है। ये एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी होती है जिसमें कि आंवल जो है ट्यूमर बना देती है। ट्यूमर बन गया तो ऑब्वियसली बच्चा तो नहीं बना, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है,
बीटा HCG बहुत हाई आता है क्योंकि ट्यूमर बन गया है, प्लासेंटा ट्यूमर बन के डबल ट्रिपल हो गया है। तो ऐसे केसेस में DNC करनी होती है और DNC में जो टिश्यू निकलता है उसको बायोप्सी के लिए भेजते हैं, चेक करने के लिए कि सही में मोलर था कि नहीं था, क्योंकि किसी भी चीज़ की कंफर्मेशन बायोप्सी से बनती है। कभी कभी किसी केस में जब पेशेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग करके आती है और प्रेगनेंसी टेस्ट माइल्डली पॉजिटिव आता है, सोनोग्राफी पिक्चर क्लियर नहीं होती है, ऐसे केसेस में भी कभी कभी प्रेगनेंसी पेशेंट को जो हम टिश्यू निकाल के DNC करते हैं उसको बायोप्सी के लिए भेजना पड़ता है। तो ये तो सारे इंडिकेशंस हो गए प्रेग्नेंट पेशेंट में DNC क्यों करते हैं। अब आते हैं नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट में DNC क्यों करते हैं। या तो आपकी एज करीब 40-45 है और उस समय आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि आपको बार बार ब्लड आ रहा है, या फिर सोनोग्राफी में आपका एंडोमेट्रियम बहुत थिक आ रहा है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया जो आपने सुना होगा, कई बार रिपोर्ट्स में लिखा हुआ आता है। ऐसे केसेस में 40 के ऊपर एंडोमेट्रियल बायोप्सी यानी कि अंदर की लाइनिंग का एक टुकड़ा निकाल के जांच के लिए भेजना जरूरी होता है, देखने के लिए अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि 40 के बाद कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हो सकता है कोई ऐसी चीज़ पकड़ में आ जाए जो कि आपको इंडिकेट करे कि भाई आप कैंसर के लिए प्रोन हैं। आज से 5 साल 6 साल बाद ये चीज़ बाद में कैंसर बन सकती है, या फिर कभी कभी कैंसर ही आ जाता है रिपोर्ट में। तो 40 के ऊपर जब आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, अंदर की लाइनिंग मोटी हो रही है, थिक हो रही है, तो DNC करते हैं। दूसरा कारण होता है कि अंदर पॉलिप्स दिख रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं। तो ऐसे केसेस में DNC करके मल्टीपल पॉलिप्स निकाले जा सकते हैं। इस पर भी मेरा वीडियो आ चुका है, पॉलिप्स और फाइब्रॉइड में क्या फ़र्क है। फाइब्रॉइड बच्चेदानी की दीवार के अंदर होता है, उसको आप DNC से नहीं निकाल सकते। पॉलिप्स जो है वो बच्चेदानी के अंदर वाली लाइनिंग से बनते हैं, उसको दीवार से कोई मतलब नहीं होता, वो अंदर ही लटक रहे होते हैं, तो उसको DNC से हम कई बार निकाल सकते हैं। क्या DNC एक बहुत खतरनाक प्रोसीजर है? क्या आपको डरने की ज़रूरत है कि आप बहुत बड़े प्रोसीजर के लिए जा रहे हैं? नहीं। कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं, बहुत कम होते हैं बट आते हैं कुछ जो ऊपर ऑपरेशन थिएटर में जाके जब उनको DNC के लिए लिटाते हैं कि मैडम लेटो, आपको नींद का इंजेक्शन लगाएंगे, बेहोश करेंगे, वो औजार देख के डर जाते हैं। आई थिंक ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और ये किसी भी नॉन मेडिको के साथ हो सकती है, बट DNC एक सर्जरी नहीं है, ठीक है। DNC में हम आपको डेफिनेटली नींद का इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को बच्चेदानी के अंदर डालेंगे तो हल्का सा पेन होगा। इसका नाम है डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज। बच्चेदानी की शेप ऐसे होती है, बच्चेदानी का मुंह इतना लंबा होता है 3 सेंटीमीटर का, जिसको सर्विक्स बोलते हैं, वो ऐसे टाइट बंद होता है। तो अंदर जाने के लिए उसको हल्का सा खोलना पड़ता है, खोलने के लिए हमको एक औजार डालना पड़ता है जिसका नाम होता है डायलेटर। वो डायलेटर डालते हैं तो आपको पेन होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होती हैं, इसलिए आपको हल्का सा 10 मिनट के लिए बेहोश करते हैं। शॉर्ट GA देते हैं या IV सेडेशन देते हैं, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है, सर्जरी नहीं है, कहीं कोई कट नहीं लगता। पेन क्यों होता है? क्योंकि हम अंदर जा रहे हैं, डायलेट कर रहे हैं और साथ में उसको एक शार्प इंस्ट्रूमेंट से क्यूरेट कर रहे हैं, यानी कि उसको थोड़ा खुरच रहे हैं, क्योंकि लाइनिंग कैसे निकालेंगे? खुरचेंगे तभी निकलेगी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो DNC में साथ में हम सक्शन भी यूज़ करते हैं, क्योंकि जो बच्चे के पीसेस होते हैं वो सक्शन से इजीली निकल जाते हैं, और जो प्रेग्नेंट यूट्रस है बहुत सॉफ्ट होता है। तो ऐसे में अगर हम शार्प इंस्ट्रूमेंट से अंदर जाएंगे और उसको खुरचेंगे तो उसको फटने का डर रहता है। तो DNC में जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वो पहली बात तो ये कि कोई चीज़ अंदर जा रही है तो इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए आपके डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं। कभी कभी अंदर जाने में दिक्कत होती है तो जो बच्चेदानी का मुंह है वो डैमेज हो जाता है, कहीं कहीं गलत रास्ता बन जाता है, परफोरेशन हो सकता है। तो ऐसे केसेस में बच्चेदानी का मुंह डैमेज होने की वजह से किसी केस में नेक्स्ट प्रेगनेंसी में एबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं, स्पेशली सेकेंड ट्राइमेस्टर। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस हो सकता है अगर ज़्यादा डैमेज हो गया। DNC करते समय हम बच्चेदानी के मुंह को शार्प इंस्ट्रूमेंट से पकड़ते हैं, क्योंकि हमको उसको पकड़ के खींचना होता है, तभी हम अंदर जा पाते हैं। ऐसे केसेस में कभी कभी थोड़ा सा कट लग जाता है बच्चेदानी के मुंह पे, जो कि अपने आप ठीक हो जाता है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि हमको उस पर स्टिच लगाना पड़े या गर्म मशीन से उसको बंद करना पड़े ब्लीडिंग को, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉम्प्लिकेशन जब आप अंदर जाते हैं। नेक्स्ट जो मेन कॉम्प्लिकेशन है, जो कि बहुत रेयर है लेकिन वो प्रॉब्लम कर सकता है, वो है कि बच्चेदानी की दीवार के थ्रू अगर कोई इंस्ट्रूमेंट चला गया, क्योंकि ये ब्लाइंड प्रोसीजर है, डॉक्टर को दिखता नहीं, वो फील करते हुए अंदर जाते हैं और अपने एक्सपीरियंस से फील करते हुए टिश्यू को बाहर निकालते हैं। अगर ये परफोरेट होकर पेट में चला गया तो वहाँ जो बच्चेदानी के मुंह पे जो छेद बन गया है, जो बच्चेदानी की बॉडी में छेद बन गया है, वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस, वहाँ पर आपकी आंतें चिपकने का चांसेस, और किसी केस में आंतें वहाँ से बाहर नीचे की तरफ निकल सकती है, ठीक है। ये बहुत रेयर होता है और जनरली छोटे मोटे अगर छेद बनते भी हैं तो ये अपने आप हील भी हो जाते हैं। छोटे मोटे छेद बच्चेदानी अपने आप उसको ठीक कर लेती है। किसी केस में अगर ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे केसेस में डॉक्टर आपको बोलेंगे कि भाई आप
वेट करो, रुको, आपको एक दिन रोकेंगे देखने के लिए कि भाई उस छेद की वजह से आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, आपका ब्लड प्रेशर डाउन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो कभी कभी सर्जरी करके इस छेद को बंद करना पड़ता है। ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जो कि बहुत रेयर है, लेकिन ज़्यादातर ये गाँव के पेशेंट्स में होता है, क्योंकि वहाँ पर जो अनट्रेन्ड दाइज हैं, अनट्रेन्ड नर्सेज हैं, डॉक्टर्स को देख देख के सीख गई हैं, वो ये काम शुरू कर देती है। पैसा कमाने के लिए बहुत से लोग गलत काम करते हैं। आपके जैसे कुछ ना समझ पेशेंट्स वहाँ चले जाते हैं और ऐसा उनके साथ हो जाता है। तो इस तरह के केसेस बहुत कम होते हैं, कभी कभी अगर हो जाते हैं तो उसको ठीक किया जा सकता है। डीएनसी के बाद आप कितनी देर तक हॉस्पिटल में रुकती हैं? नॉर्मली 2 घंटा, कोई पेशेंट तो 1 घंटे में उठ के बैठ जाती है। डिपेंड करता है आपको कितना एनेस्थीसिया दिया है डॉक्टर ने, आपकी कितनी जल्दी नींद खुलती है और कितनी जल्दी आप नॉर्मल होकर बातें करने लगती हैं। पेनफुल बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि आपको बेहोश करके कराए। प्रोसीजर के बाद ज़्यादा पेन होता नहीं है, ज़्यादा ब्लीडिंग भी नहीं होती अनलेस कि आपको ऑलरेडी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो। डीएनसी सिर्फ डायग्नोसिस के लिए नहीं बनती, डीएनसी से आपका ट्रीटमेंट भी हो रहा है, क्योंकि टिश्यू निकाल के बायोप्सी के लिए भी भेज रहे हैं, साथ में जो एक्स्ट्रा टिश्यू और क्लॉट्स अंदर बन रहे हैं उसको भी निकाल दिए, तो एक बार के लिए आपकी ब्लीडिंग बंद हो जाती है। घर जाके पूरा खाना खा सकते हैं, 3 या 4 दिन की आपको एंटीबायोटिक्स मिलती हैं और आपकी रिपोर्ट 7 दिन में आ जाती है। तो डीएनसी से बिल्कुल भी ना डरें। बच्चेदानी की सफाई यानी कि अंदर की लाइनिंग को हम निकाल रहे हैं, या फिर अगर बच्चे के टुकड़े अंदर हैं उनको निकाल रहे हैं। इससे ज़्यादा अगर आपको कुछ पूछना है, इस रिलेटेड कुछ पूछना है, आपको कन्फ्यूजन है, तो बिल्कुल आप इनबॉक्स करिए, उसका जवाब मैं पक्का दूंगी। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।